सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि स्वतंत्र जीवी में जो जो एग्जाम्पल थे हमने पढ़ डाले थे, है ना। नील हरीश शैवाल जिसमें हमने नॉस्टॉक देखा था, एनाबीना देखा था, याद आ रहा है, एजिटोबैक्टर देखा था, वो चीज़ हमने देखी थी स्वतंत्र जीवी में, है ना। अब हमने देखना है कि सहजीवी जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो क्या मतलब है। देखो स्वतंत्र क्या है, फ्रीली काम कर रहे हैं, लेकिन सहजीवी क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये प्लांट है और ये प्लांट की जड़ें हैं, तो ये प्लांट के जड़ों के साथ में घुस करके रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये तो करते हैं यहाँ से ये इनको नाइट्रोजन को ब्रेक करके अमोनिया बना करके और नाइट्रेट में बदल देते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है, ये क्यों सहजीवन यापन करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लांट से अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं जो इनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लेते हैं, है ना। ये इनको देता है अमोनिया, ये अमोनिया देगा और ये इसको ग्लूकोज देगा, इसलिए कैसे करते हैं, ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात है, यानी कि बहुत जगह के बहुत सारे जो संघ हैं वो हमने ज्ञात कर लिए हैं जो सहजीवन यापन करते हैं प्लांट्स के साथ में। इन सब में प्रमुख जो हैं वो लेग्यूम जीवाणु संबंध है। देखो दो तरह के जो सहजीवी जीव होते हैं, एक होते हैं लेग्यूम सहित, जिसमें लेग्यूम के साथ में होगा, और एक विदाउट लेग्यूम होगा, ठीक है। तो लेग्यूम जो है राइजोबियम जीवाणु, लेग्यूम, अल्फा, स्वीट फ्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला, क्लोवर, सेम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताया। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। यदि अपन बात कर रहे हैं कि जो हमारी जड़ें हैं उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिनको हम ट्यूमर कहते हैं, हमने बात करी। ये ग्रंथियां जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं, है ना। अलेग्यूमिनोस पादप, यानी अलेग्यूमिनोस यानी कि मैंने कहा था जो सहजीवन है, जो सिम्बायोटिक वाले जो हमारे जीव हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, जो लेग्यूमिनस के साथ में हो और जो लेग्यूमिनस जिसमें ना हो, तो अलेग्यूमिनोस प्लांट्स। तो जैसा एग्जाम्पल क्या होगा, अल्नस। याद रखिएगा जो अल्नस है ऐसा प्लांट है जिसके अंदर लेग्यूम्स नहीं पाई जाती हैं, और उनकी जड़ों पर कौन सा जीव कार्य करता है, फ्रैंकिया। दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे नीट में आ सकती है। सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया N2 स्त्रीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है, ये नोड्यूल्स बनाता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी हैं, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट, पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल में एक पौधे को जड़ से उखाड़ो। मतलब जहां पर ये दाल नहीं आई है और इससे पहले ही तुम इसकी जड़ों को उखाड़ लो, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे, और यही क्या है, ग्रंथियां हैं। इन जड़ों पर तुम क्या देखोगे, बहुत सारे ऐसे नोड्यूल्स बने हुए तुम्हें दिखाई देंगे। कब, जब तक इस पे दाल नहीं आ जाती, ठीक है। और ये जो हैं ये ग्रंथियां हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। आ गई बात समझ में। यदि आप इन्हें काटेंगे, यदि तुम इन नोड्यूल्स को काट लो, ये नोड्यूल्स मैंने लगाई और इसको तुम काटोगे तो ये अंदर से लाल एवं गुलाबी रंग की दिखाई देगी। ये ग्रंथियों का गुलाबी रंग कौन बनाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, ये रंग लैग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि लेग्यूम्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल के अंदर तुम्हारे जो सर या मैम आएंगे, एक्सटर्नल जो फैकल्टी आएंगी, वो भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो ग्रंथि का निर्माण क्या होगा, ठीक है। ग्रंथि का निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। जो ट्यूमर्स बन रहे हैं, जो नोड्यूल्स बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं। ग्रंथि का निर्माण मुख्य चरण में इस प्रकार होता है। देखो क्या होगा, ये जो प्लांट है इसकी जड़ें बच्चों ये बहुत ऐसे कर्ल हो जाएंगी,
घुंघराली टाइप की हो जाएंगी और ये क्या करेंगी, घुंघराली होकर के, जैसे यहाँ पर जड़ें कुछ इस तरीके की हैं, एकदम स्ट्रेट, लेकिन जो उन राइजोबियम को अट्रैक्ट करेंगी वो जो जड़ें हैं वो थोड़ी कर्ल हो जाएंगी और इससे क्या होंगी, ये जो राइजोबियम है ये अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये लो अट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा, इसके पास में आ गए, लेकिन ये अभी भी एंट्री नहीं कर रहे। ये जो हमारी जड़ें हैं, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, संक्रमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको हम संक्रमित करेंगे। ये संक्रमित हो गई, जैसे ही संक्रमित हो गई और ये जो राइजोबियम है ये प्लांट के अंदर घुस जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लांट की जड़ों के अंदर घुस जाएगा। राइजोबियम बहुगुणित होकर के जड़ों के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी मात्रा में राइजोबियम एकत्रित हो गए। आ जाओ, बहुत सारे हो गए, ये लो, है ना, हो गए। उपत्वचीय, इससे क्या हुआ, एकत्रित हो गए। उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाएंगे, मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाएंगे। मूल रोम मुड़ जाते हैं, मुड़ गए, मैंने बताया भी, एकदम फोल्ड हो गए। जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे मुड़ जाते हैं कि बोला कि अब ये देखो, एक होता है जैसे कि अपन कहते हैं ना, जैसे कोई हष्ट पुष्ट इंसान है तो एकदम एक्टिव रहता है, लेकिन अपन कहते हैं कि अरे तूने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया क्या, बहुत मुरझाया सा फेस लग रहा है। तो यहाँ पर जब जड़ों के आसपास कैसे बहुत सारे राइजोबियम इकट्ठे हो जाएंगे तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो मुरझा जाएंगी, यानी कि वो फोल्ड हो जाएंगी। इससे ये अट्रैक्ट होंगे, ये सोचेंगे अरे अब तो ये कमजोर हो गई, तो इन जड़ों के अंदर जाया जाए, और ये जड़ों के अंदर घुस जाते हैं। आ गई बात समझ में, आ जाओ। एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है। ये संक्रमित सूत्र क्या है, इन्फेक्शियस थ्रेड। ये कौन ने बनाया, मूल ने बनाया, जड़ ने बनाया, जो जीवाणुओं को जड़ों के कॉर्टेक्स के अंदर तक ले जाता है। कॉर्टेक्स तक अंदर की एंट्री, मैंने क्या कहा था, अभी अट्रैक्ट कर रहा है, वो मुड़ जाता है, इन्फेक्शियस थ्रेड बन जाता है और उसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहां वे ग्रंथिका का निर्माण प्रारंभ करते हैं, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, सेल्स के अंदर पहुंच गए। ये विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो गया, यही तो हमने देखना था। और मेजबान से पोषक तत्व का आदान प्रदान के लिए एक संवहनी संबंध बन जाता है। राइजोबियम कहता है तुम मुझे ग्लूकोज दो, मैं तुम्हें अमोनिया दूंगा। आ गई बात समझ में। अब देखो, तुम्हारा एक डायग्राम बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पर ये देखो, मृदा के कण हैं जहाँ पर राइजोबियम प्रेजेंट होंगे, जीवाणु प्रेजेंट है, मूल रोम है। यहाँ पर ये देखो शेप चेंज हो गई है, शेप चेंज हो गई तो जीवाणु अब इसको और अट्रैक्ट करेगा और जीवाणु उसके अंदर एंट्री कर गया। ये देखो एंट्री कर गया, यहाँ सेल्स तक एंट्री आ गया। जीवाणु से अंतर्गत संक्रमण धागा, विभाजन के दौरान आंतरिक कॉर्टेक्स और परिरंभ की कोशिकाएं, क्योंकि वो संवहनी पुल बना लेंगे ना, और परिपक्व ग्रंथियां, जो नोड्यूल्स हैं जो एकदम मैचुरेशन स्टेज में है, उस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज एंजाइम एवं लैग हीमोग्लोबिन हमें मिलेगा, यानी कि हमें दो चीज़ें मिलेगी। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास एंजाइम मिलेगा, क्यों, क्योंकि राइजोबियम के पास में होगा, तो वो एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजनेज एंजाइम मिलेगा। दूसरा क्या कंपोनेंट मिल सकता है, दूसरा हमें लैग हीमोग्लोबिन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जैव रासायनिक संघटक हमें उस नोड्यूल्स में मिल जाएंगे। नाइट्रोजनेज एंजाइम तक मॉर्फी प्रोटीन होता है, ये हम बात कर चुके हैं जब अपन ने मॉलिब्डेनम और ये पढ़ा था, आयरन के बारे में पढ़ा था, जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ये उत्प्रेरण का कार्य करता है एंजाइम के साथ मिलकर के। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। इसका समीकरण इस प्रकार है, आ जाओ। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल NH4 NADPH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूटामेट बना H2 और NADP। ये तुम्हें समीकरण जो है याद करना पड़ेगा, यदि तुम्हारे पास आ जाता है तो तुम देख लेना। नाइट्रोजनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। यदि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है उसको क्या चाहिए, आणविक ऑक्सीजन चाहिए। इसे अनॉक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। कैसा होता है, अनॉक्सी वातावरण के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना नाइट्रोजनेज। देखो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जब
आप मतलब जैसे कि कोई और आपने कभी यूरिन टेस्ट करवाया हो, यूरिन टेस्ट में आता है एक तो सेंसिटिविटी चेक की जाती है कि आप कितने सारे एंटीबायोटिक जो होती है उससे सेंसिटिव हो, कितने सारे जीवाणु से आप सेंसिटिव हो, वो आपके अंदर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो ऑक्सीजन के लिए क्या है, सेंसिटिव है। तो हमें कैसा वातावरण चाहिए, अनऑक्सी वातावरण चाहिए। ग्रंथियों में ये अनुकूलता होती है उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में इस जो भी हमारा एंजाइम होगा, जो भी हमारा जीवाणु होगा, उसको हमें ऐसा वातावरण नहीं देना है जहाँ पे ऑक्सीजन हो, नहीं तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क नहीं करेगा और अमोनिया में तब्दील नहीं हो पाएगा। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, एलबी कहते हैं, और एलबी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ में, लैग हीमोग्लोबिन की क्या ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखें, यह एक रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्म जीव ऑक्सी होते हैं, यहाँ नाइट्रोजनस क्रियाशील नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनऑक्सी हो जाते हैं, नाइट्रोजनस एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर दैट। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजनेस के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है अमोनिया जो बन रही है नाइट्रोजन से, उसके 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी का रिक्वायरमेंट है, तो हम बोलेंगे 16। और यदि एक नाइट्रोजन बना रहे हैं तो कितने जरूरी होंगे, 8 एटीपी। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजनेस के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। एक अमोनिया के अणु के लिए हमें 8 एटीपी चाहिए, तो 2 अमोनिया के लिए 16 चाहिए होंगे डेफिनेटली। ये ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सीडेशन के लिए होती है। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे कि मैम ये डायग्राम क्या है, ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है हमारा, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है यहाँ पर क्रियाधार से बांधेगा, N2 से हमें इसको कनेक्ट करवाना है, ये N2 से जाकर के बाइंड हो जाएगा, एफिनिटी है ना इसकी, बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये अपचयन की क्रिया करेगा, अपचयन से हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, जो हमें बनाना था। आगे बात समझ में। इस तरीके से हमारा ये पार्ट या ये भाग भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।